नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 7th लेक्चर। बीकानेर डायनेस्टी के बारे में बात होगी, बीकानेर के राठौड़ों के बारे में बात होगी, बीकानेर जिसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कैसे इस रियासत की, इस डायनेस्टी की शुरुआत हुई, कौन कौन से राजा यहाँ पर हुए, कोई युद्ध और विशेष बातें जो भी हम ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। 6 लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, जिसमें मेवाड़ डायनेस्टी, कछवाहा डायनेस्टी, अजमेर के चौहान, रावल, राणा शाखा, मारवाड़ डायनेस्टी, जो राठौड़ हुए मारवाड़ के, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और जिस कंटेक्स्ट में हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी, वैसे का वैसा ही लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर 7 वही सारे राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से युद्ध उन्होंने लड़े, कौन कौन से किले उन्होंने बनाए और क्या सारी चीज़ें हुई, कहाँ से बीकानेर डायनेस्टी शुरू हुई, कौन कौन से राजा इसमें हुए, उन राजाओं के इंपॉर्टेंट काम क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगी। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE की जो किताबें हैं, उसमें क्लास 10th की एक बुक है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। इससे हमने मेजर पोर्शन यहाँ से लिया है। इसके अलावा राव जैतसिरो छंद नामक एक किताब है जो बीटू सूजा ने लिखी थी, उसमें से कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं। इसके अलावा अ, शुक्र सप्तशती नाम की एक किताब है जो चिंतामणि भट्ट ने लिखी थी, उसमें जांगल प्रदेश का वर्णन है। जांगल प्रदेश वही प्रदेश जो आज बीकानेर के नाम से जाना जाता है, उसी को जांगल प्रदेश कह देते हैं, कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बीकानेर डायनेस्टी। बीकानेर, अब आप यहाँ पर दो शब्दों के मेल से बना हुआ ये शब्द है, बीका और नेर। ये कहाँ से ये शब्द हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होगी इस आने वाले लेक्चर में। सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं कि कौन कौन से किंग्स पहले आए, कौन से राजा ने यहाँ पर बीकानेर की नींव रखी, अ, बीकानेर की स्थापना कब हुई, कौन से सन में हुई, कौन से राजा द्वारा हुई, उसके बाद कौन कौन से किंग्स आए, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें कई अलग अलग मतलब आपको यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें लिंक होनी शुरू होगी। जैसे राय सिंह का उल्लेख जो है वो ऑलरेडी मारवाड़ डायनेस्टी में हो चुका है। राव बीका का उल्लेख जो है वो मारवाड़ डायनेस्टी में हम कर चुके हैं। लुनकरण की जो बेटी थी उमा दे, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनकी शादी मालदेव के साथ हुई थी और बाद में उन्हें रूठी रानी के नाम से जाना गया। और रूठी रानी के महल के बारे में मैंने आपको बताया, रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में ये आंसर बता सकते हैं। शुरू करते हैं राव बीका से। राव बीका जो थे वो मारवाड़ के राव जोधा के बेटे थे। Done? लेकिन राव जोधा कहाँ से रिलेटेड है, मारवाड़ से। राव बीका कहाँ से रिलेटेड है, बीकानेर से। राव बीका ने स्थापना कब हुई, मतलब स्टार्ट कब हुई, ये सारी चीजें राव बीका 1465 में ये चीजें यहाँ से शुरू होती है। देन उसके बाद आते हैं राव लुनकर्ण। आपको पता होगा इनके नाम से एक झील भी है जिसका निर्माण लुनकर्ण ने करवाया था। और ये जो है शासन व्यवस्था संभालते हैं 1505 में। 1505 में बीकानेर के राजा बनते हैं। उनके बाद आते हैं लुनकर्ण की एक बेटी थी उमा दे, जो मैं ऑलरेडी आपको मारवाड़ डायनेस्टी में पढ़ा चुका हूँ। और भी बाकी सारी चीजें यहाँ पर हुई। इसके अलावा राव जैतसी है जिनके ऊपर किताब लिखी गई, राव जैतसी छंद, जो कि बीठू सूजा ने लिखी। देन तो इस तरह से यहाँ पर राव जैतसी जो है वो 1526 में आपको पता है क्या हुआ। 1526 में पानीपत का युद्ध चल रहा था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और 1527 में एक और युद्ध होता है जो राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, हानवा और बयाना के युद्ध। उनके बारे में भी डिस्कशन होगा, इसी चैप्टर में होगा वापस। क्या हुआ था कि जो पाती परवन परंपरा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, पाती परवन परंपरा जो शुरुआत की सांगा ने, उसमें क्या हुआ था कि बीकानेर से भी राजाओं ने हाथ दिया था। डन। तो आप देखेंगे कि बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़, ये सब जो आमेर हैं, ये सब पाती परवन परंपरा के तहत और हुडा सम्मेलन के तहत एकत्रित हुए थे। या तो पाती परवन परंपरा बाबर के अगेंस्ट में इकट्ठे हुए और हुडा सम्मेलन में ये मराठाओं के अगेंस्ट इकट्ठे हुए। तो ये सारी चीजें इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। राव जैतसी के बाद आते हैं राव कल्याणमल, उन्होंने शासन संभाला 1541 में। ये सारी बातें हो रही है बीकानेर के बारे में।
देन उसके बाद आते हैं राव राय सिंह। राय सिंह के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको याद होगा। मारवाड़ डायनेस्टी में मैंने आपको चंद्रसेन के बारे में पढ़ा, राव चंद्रसेन के बारे में बताया था, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है, भूला बिसरा राजा राजा के नाम से जाना जाता है। डन, ये सारी बातें हम मारवाड़ डायनेस्टी में कर चुके हैं। तो चंद्रसेन जब मारवाड़ में नहीं थे, तो चंद्रसेन की जगह जोधपुर का जो शासन था वो अकबर ने किसको सौंपा था? राव राय सिंह को सौंपा था। देन एडिशनल चार्ज हम इसको कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हम जो गवर्नमेंट ऑफिस में यूज करते हैं लैंग्वेज, उसमें हम एडिशनल चार्ज कह सकते हैं कि राव राय सिंह को एडिशनल चार्ज मिला हुआ था। कहाँ का? जोधपुर का। ये राजा थे कहाँ के राजा थे? बीकानेर के। देन कब बने ये बीकानेर के राजा? 1574 में। और ये वही समय चल रहा है जब जोधपुर में और मेवाड़ में भी, मेवाड़ में 1576 में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी हल्दी घाटी युद्ध के उपरांत। Then, तो राव राय सिंह जो है वो जोधपुर और बीकानेर दोनों चीजें संभाल रहे थे अकबर के कहने पर। जब राजा चंद्रसेन जो थे वो सिरोही और वहां पर कौन सी जगह है वो, बाड़मेर में एक दुर्ग था सिवाना, जिसे मारवाड़ की कुंजी कहा जाता है। तो उस जगह पर क्या हो रहा था, जब ये सब इधर उधर घूम रहे थे, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन ये जो है जोधपुर हार चुके थे ऑलरेडी, तब राय सिंह को जोधपुर का एडिशनल चार्ज दिया था अकबर ने। उसके बाद आते हैं राव कर्ण सिंह। इन्होंने बीकानेर का शासन संभाला और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक हुए। इन्होंने 1631 में यहाँ पर शासन किया। डन। तो ये सारी जो है ये पूरी क्रोनोलॉजी हमने पढ़ी। राव जोधा जो थे ये मारवाड़ के प्रतापी शासक हुए। इन्होंने जोधपुर की स्थापना की। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की थी? ऑलरेडी मैं आपको मारवाड़ डायनेस्टी में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ये चीज पढ़ी हुई होगी तो आपको ये, अगर आपको यहाँ याद नहीं आ रहा ना राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की, तो आप उस लेक्चर को, पूरे लेक्चर को वापस पढ़िए। पनिशमेंट यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आपको अगर चीज नहीं आ रही है तो आप उसका रिविजन करिए, और ये जो पनिशमेंट्स आप जितनी बार रिविजन करेंगे उतना ही चीजें आपकी कंठस्थ होती रहेंगी। और यहाँ पर सीधा सारा सारा खेल कंठस्थ करने का ही है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीजें आपको याद रह सकें। तो राव जोधा जो थे वो कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे। इन्होंने जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना इन्होंने कब की? 1459 में स्थापना की। और राव बीका जो है वो 1465 में उन्होंने वो बीकानेर में आ गए, जांगल प्रदेश में आ गए। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो रिश्ते थे यहाँ पे राव जोधा और राव बीका के, वो थोड़े से सही नहीं थे। राव जोधा ने राव बीका को कोई ताना कस दिया गया था। अब ताना कुछ भी हो सकता है, किसी की पर्सनल बातों में हम क्यों जाएं, घरेलू झगड़ों में हम क्यों फंसे, हमें वो आरपीएससी के सिलेबस में वो है ही नहीं, पर्सनल मैटर्स ऑफ जोधा एंड बीका। हमें तो सिर्फ यहाँ पर अपने काम से काम रखना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। पॉइंट यहाँ पर, लोग कहानियां सुनाते हैं, हम कहानियां नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ टारगेटेड अप्रोच रखेंगे कि एग्जाम हमें क्लियर करना है। राव जोधा और बीका के बीच में कोई ताना कसा जाता है राव जोधा द्वारा राव बीका को, और राव बीका जो है वो नाराज होकर 1465 में बीकानेर आ जाते हैं, जांगल प्रदेश आते हैं। डन। ये जांगल प्रदेश कहाँ है, बीकानेर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वो अभी हम बात करेंगे आगे, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी पहले एक बार आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 1459 में क्या होता है? मारवाड़ में जोधपुर राज्य की स्थापना की जाती है, और जोधपुर में एक गढ़ बनाते हैं राव जोधा, जिसका नाम होता है मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या होता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। अगर आपको वो आंसर आता है, एक पहाड़ी, इसकी मैंने फोटो भी दिखाई थी अगर आपको याद हो, उसके ऊपर वो दुर्ग बना हुआ है और उसके आगे जसवंत थड़ा बना हुआ है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो राव जोधा ने बनाया था, 1459 में बनाया था। 1459 में ही जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया था। इस पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग बना था, उसका नाम चिड़िया टूक पहाड़ी था। और बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में, है ना, तलहटी में क्या बनाया गया था? जसवंत थड़ा बनाया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जसवंत थड़ा जो है वो किसने बनाया था? तुक्के मारने वाले जो होंगे वो इसका आंसर क्या टिक करके आएंगे? जसवंत थड़ा। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में जसवंत थड़ा किसने बनाया था, तो अगर किसी ने पढ़ा हुआ नहीं होगा, तुक्के मारोगे आप, तो क्या लिखा होगा? जसवंत सिंह ने बनाया था, महाराजा जसवंत सिंह। नहीं, जसवंत सिंह की याद में उनके बेटे सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण किया था। है वो बात अलग है, वो आगे पढ़ेंगे अपन और डिटेल्स में। लेकिन बात यहाँ पर क्या हो रही है? जोधपुर राज्य की स्थापना 1459 में, मेहरानगढ़ दुर्ग बना चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर, और इसके 100 साल बाद 1459 में, मैं आपको क्या होता है चीजें आप कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए। हिस्ट्री हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में आप जैसे कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर ये चीजें
एक के बाद एक कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप यहाँ पढ़ रही है 1574 मैंने राय सिंह आपको पढ़ाया, तो सीधे सीधे आपको ध्यान आना चाहिए कि उस टाइम पर, उस काल में क्या क्या हो क्या रहा था उस इस टाइम के आसपास। हल्दी घाटी का युद्ध 2 साल बाद होने वाला है, ऑलरेडी मेवाड़ में क्या चल रहा है, फिर आप ये देखिए आमेर में उस टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। ये हम बीकानेर पढ़ रहे हैं 1574, चंद्रसेन की बात मैंने कर ली, यहाँ पर मारवाड़ में क्या चल रहा है। तो आसपास ये क्या है, यही तो हिस्ट्री है। आपको सीधा सीधा अगर आप पढ़ रहे हो बिना कनेक्ट किए, तो वो तो एक स्टैटिक चीज होगी ना, आप उसको डायनेमिक बनाने की कोशिश कीजिए। 1459 की मैंने आपको बात की, इसका सीधा 100 साल बाद आप लगाइए। 1559 में क्या हुआ, उदयपुर राज्य की स्थापना हुई। किसने की उदयपुर राज्य की स्थापना? महाराणा उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह ने। डन। तो ये सारी चीजें हुई। तो इस तरह से आप क्या है, एक चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो अभी यहाँ पर इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले राव बीका जो थे वो राव जोधा के बेटे थे। ये जोधपुर राज्य, मारवाड़ राज्य छोड़कर बीकानेर जंगल प्रदेश आ जाते हैं और एक नए राज्य की स्थापना करते हैं। ये राजा बनते हैं 1465 में, हालांकि इनका जन्म 1439 में होता है। 1465 में राजा बनते हैं। उनके बाद आते हैं राव लुनकर्ण, ये 1505 में बनते हैं। उसके बाद राव जैतसी, इनके बारे में बेसिक जानकारी या बीकानेर राज्य के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो वहाँ की ख्यातों से मिलती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब राव जैतसी छंद, जो कि बीठू सूजा ने लिखी थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1526 में ये राजा बनते हैं। उसके बाद आते हैं राव कल्याणमल, राव राय सिंह और राव कर्ण सिंह। ये जो कल्याणमल है और राव जैतसी है, इनके बारे में भी हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बीकानेर आखिर है कहाँ पर। देन हमने ये सारी चीजें पढ़ ली यहाँ पर, लेकिन बीकानेर है कहाँ, राजस्थान में कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर ही नहीं, मैं आपको आसपास अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, ताकि पता रहे कि कौन सी चीज कहाँ है। यहाँ हमारा ये पंजाब है, ये हरियाणा, आसपास के प्रदेश आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान के बीच में ये हमारी कैपिटल है, और ये जो पूरा एरिया है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस एरिया को हम कहते थे ढूंढाड़, जहां पर आमेर वंश, कछवाहा वंश, आमेर जहां की कैपिटल है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर ये मेवाड़ हमने पढ़ा। मेवाड़ कहाँ है? ये पूरा क्या है, मेवाड़। देन यहाँ पर हमने पहले रावल शाखा पढ़ी। रावल शाखा जो है वो रावल रतन सिंह पर खत्म हुई। उसके बाद से हमीर, राणा हमीर के बारे में पढ़ना हमने शुरू किया, जो कि राणा शाखा में आते हैं। ये हमने कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने ये अजमेर के आसपास का एरिया जो है, ये चौहान डायनेस्टी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, पृथ्वीराज चौहान और ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और उसके बाद यहाँ रणथंभौर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जो है, सवाई माधोपुर के पास हमने क्या पढ़ा, रणथंभौर है। और ये रणथंभौर के चौहानों के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। ये है रणथंभौर। ये हो गया ढूंढाड़, ये हो गया सपाद लक्ष्य, जिसको अजय मेरू अजमेर कहते हैं। देन ये क्या हुआ, दिस इज मेवाड़। देन फिर उसके बाद में हमने पाली के नॉर्थ वेस्टर्न में क्या पढ़ा था, ये पूरा एरिया क्या है, दिस इज मारवाड़। ये पूरा एरिया मारवाड़। ये जो डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राठौर डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। लेकिन ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज जांगल प्रदेश। पुराने समय में इसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। बीकानेर राज्य की स्थापना तो राव बीका ने की थी। 1488 में इसकी स्थापना हुई बीकानेर की। लेकिन आप ये देखिए, उससे पहले इसका नाम जांगल प्रदेश था, क्योंकि यहाँ पर ये जंगल हुआ करते थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ, कांटों वाले जो पौधे हैं, वो सारी चीजें हुआ करती थी, इसे जांगल प्रदेश कहा जाता है। ये जो ट्राइंगुलर एरिया आता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, देन ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये आते हैं शेखावाटी प्रदेश में। देन इसे हम कहते हैं शेखावाटी। ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम शुरू करते हैं राठौर डायनेस्टी ऑफ बीकानेर, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट राजा हम पढ़ेंगे राव बीका के बारे में। इन्होंने कब अपने ये आए 1465 में ये राजा बनते हैं। बीका जो थे वो बेटा थे राव जोधा के, जैसा कि मैंने आपको बताया। और राव जोधा कौन थे? वो मारवाड़ के राजा थे, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग इन्होंने बनाया। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और रिद्धि बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिद्धि बाई जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। रिद्धि बाई बाद में चलकर करणी माता के नाम से फेमस हुई। करणी माता राजपूतों की बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवी है। ये लोक देवी देवताओं के बारे में हम नेक्स्ट आगे एक लेक्चर मैंने इंपॉर्टेंट बनाया है, उसमें वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी बिल्कुल करणी माता जो है उनका मंदिर बीकानेर में है, और राव बीका ने ही
इन करणी माता का मंदिर बनाया। इससे पहले कि राव बीका इनका मंदिर बनाते, उससे पहले इनके पिताजी जो थे राव जोधा, उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की जब स्थापना की थी, तो मेहरानगढ़ की जो नींव है वो रिद्धिबाई से रखवाई थी। ये ही रिद्धिबाई बाद में करणी माता के नाम से फेमस हुई। देन क्लियर। अब क्या है, ये यहाँ पर ये चीज क्या चीज डिस्कस हो रही है आरबीएससी बोर्ड की बुक में कि स्टंग बाय हिज फादर्स बाब ही मूव टू जंगल रीजन। उसके पापा ने एक तंज कसा, एक ताना दिया, जिसकी वजह से वो जंगल रीजन की तरफ गए। जंगल रीजन कौन सा, ये मारवाड़ है। और मारवाड़ से वो कहाँ चले गए, ये मारवाड़ है, मारवाड़ से निकल के कहाँ चले गए, जांगल प्रदेश में 1465 में। देन मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये जयपुर का एरिया ढूंढाड़, दिस इज मेवाड़, दिस इज मारवाड़, शेखावटी प्रदेश, सपाद लक्ष्य, अजमेर, रणथंबोर, एंड दिस इज जांगल प्रदेश, जो अब बीकानेर बनने वाला है थोड़ी देर में। कौन बनाएंगे, बीकानेर, राव बीका। लेकिन ये बीकानेर, राव बीका से तो बीका तो समझ में आ गया, नेर क्या है ये समझ नहीं आ रहा। समझाएंगे, अभी समझाएंगे सब। द स्टोरी गोज दैट, एक और कहानी प्रचलित है कि ये जो बीकानेर राज्य की स्थापना हुई है किसकी आशीर्वाद से हुई, ये हुई गॉडेस करणी, जिनके बारे में हमने अभी बात की। ही फाउंडेड ए न्यू प्रिंसिपैलिटी। तो आप देखेंगे कि बीकानेर में चूहों का एक मंदिर है, सफेद चूहों का एक मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, वो आगे डिस्कस होगा पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, कहाँ का, राजस्थान के बीकानेर स्टेट में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ये है। Then, अब एक नई राजवंश की स्थापना होती है, एक नए प्रिंसिपैलिटी की स्थापना होती है, जिसका नाम होता है बीकानेर। राजा तो होते हैं बीका, राव बीका, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 1465 में। और एक जाट सरदार होते हैं जिनका नाम होता है, क्या होता है, नेरा या नारा, जाट सरदार जिनका नाम होता है नारा। देन तो राव बीका, देयर इज अनदर स्टोरीज दैट राव बीका और जाट सरदार नारा जॉइंटली कंकर्ड द जंगल रीजन। इन दोनों ने मिलकर एक साथ क्या किया, जंगल रीजन को कॉन्कर किया, जीता उस रीजन को, जो रीजन मैंने आपको अभी ऊपर बताया, which came to be called as बीकानेर after the names बीका एंड नारा। जब तक राव बीका वहां नहीं पहुंचे, जब तक नारा नहीं पहुंचे, तब तक उस एरिया का नाम जंगल प्रदेश था, और बाद में उसका नाम क्या पड़ा, बीकानेर। और ये आपके सामने जो ये तस्वीर दिख रही है, ये है राव बीका जी की। 1439 में ये इनका जन्म होता है, 1465 में ये राजा बनते हैं, 1488 में ये बीकानेर राज्य की स्थापना अभी करेंगे। के बाद क्या होता है, वहां के जो लोकल सरदार थे, जो लोकल क्लैंस थे, वहां के लोकल राजा थे, उनके अंदर काफी मतभेद थे। कौन कौन से राजा थे, भाटी थे, चौहान थे, खींची थे, कायम खानी थे। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए, उस चीज का एडवांटेज उठाते हुए बीका ने क्या किया, राव बीका ने क्या किया, बहुत सारे आसपास के विलेज जो है वो जीत लिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है, कायम खानी। हम राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करना बनता है, सिलेबस में हो चाहे ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कायम खानीज कौन है। भाटीज के बारे में आप पढ़ेंगे, जानते हैं, चौहान के बारे में मैंने आपको बताया, खींची। कायम खानी कौन है, कायम खानी जो है ये चौहान वंश से संबंध रखते हैं, और ये चौहान वंश से कन्वर्ट हुए हुए मुस्लिम्स है। कायम खानी मुस्लिम्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, शेखावटी प्रदेश के आसपास, नागौर के आसपास का एरिया, शेखावटी नागौर के बीच में कायम खानी हमें काफी मात्रा में मिलते हैं। और कायम खानी का जो कल्चर है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू हिंदूज। उनके रीति रिवाज जितने भी हैं, उनके शादी करने का तरीका, सारे नाम तक वो अभी भी चौधरी या इस टाइप के उनके नाम होते हैं। देन तो ये पृथ्वीराज चौहान के बाद से 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये बहुत ज्यादा शासन में रहे। और 13वीं शताब्दी मतलब पृथ्वीराज चौहान के बाद का काल। अगर बात की जाए तो कायम खानी किन से कन्वर्ट हुए, चौहान से। और चौहान खुद कौन थे, चौहान बिजोलिया शिलालेख में चौहान को क्या कहा गया है, ब्राह्मण कहा गया है। मैंने ऑलरेडी चौहान डायनेस्टी में आपको ये बात समझाई है, चीजों को कनेक्ट कीजिए। जैसे जैसे चीजों को कनेक्ट करेंगे आप, बिल्कुल एक वेब सा बन जाएगा, और आप इतने अच्छे से हिस्ट्री को समझने लग जाएंगे कि आपको एक एक फैक्ट याद होगा, क्योंकि आप एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट को कनेक्ट कर रहे होंगे। चौहान के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में चौहान डायनेस्टी पढ़ाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिजोलिया शिलालेख जो है, उस शिलालेख में चौहान को ब्राह्मण बताया गया है, और स्पेशली वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और बाद में दशरथ शर्मा जी ने अपनी किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज में भी इस बात का जिक्र किया है कि चौहान जो है वो वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण है। तो वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण है चौहान, और चौहान जो है वो कन्वर्ट हुए कायम खानी में। जब मोहम्मद गौरी आए, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, तो काफी चौहान कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। तो यहाँ पर ये चीज हुई। यहाँ जो लोकल सरदार थे, लोकल राजा थे, उनके बीच में जितने भी मतभेद थे, उनके चक्कर में क्या होता है,
के चक्कर में फायदा कौन उठाते हैं? राव बीका उठाते हैं। और जाट सरदार जो उनके साथ थे कौन? नारा, वो उसका फायदा उठाते हैं और उन आसपास के गांवों को जीतते हैं, उन आसपास के राजाओं को जीतते हैं। डन। इसके अलावा क्या होता है? पूगल। पूंगल एक जगह है, वहां के राव जो होते हैं उनकी बेटी के साथ शादी करते हैं कौन? राव बीकाजी। और अपनी पोजीशन जो होती है उसको फर्दर कंसोलिडेट करते हैं। डन। तो चीज समझ में आई क्या हो रहा है कि राव बीकाजी जो है वो पुंगल के जो राव है उनकी बेटी के साथ विवाह करते हैं और वैवाहिक संबंध के चलते उनकी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग होती है वहां पर, वो स्ट्रेंथन करते हैं। आगे आप देखेंगे करनी माता का मंदिर, जो कि बहुत एक विशेष महत्व रखता है राजपूतों के लिए और राजस्थान के लिए। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये करनी माता का मंदिर है। इनके बारे में हम लोक देवी देवताओं का एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। इनको दाढ़ी वाली माता कहते हैं, इनको चील का एक अवतार कहते हैं। सफेद चूहों का ये मंदिर है, बीकानेर में स्थित है। और भी कई फैक्ट्स इसके साथ हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 1488 में क्या हो रहा है। 1488 में ही फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर एंड मेड इट द सेकंड सेंटर ऑफ राठौड़ पावर। राठौड़ पावर का सेकंड सेंटर बनता है बीकानेर। फर्स्ट सेंटर क्या होता है? मारवाड़ का जोधपुर, जो कि ऑलरेडी 1459 में बसाया जा चुका है, ऑफ राठौड़ पावर। ही ऑल्सो बिल्ट द ओरिजिनल टेम्पल ऑफ गॉडेस करनी। ये जो ओरिजिनल टेम्पल आपको यहाँ दिख रहा है करनी माता का, ये किसने बनाया? राव बीका ने बनाया और 1488 में यहाँ पर बीकानेर की स्थापना की। डन। अब एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, जब बीकानेर राज्य की स्थापना हुई गई है 1488 में, तो यहाँ पर विभिन्न राज्यों की और वो कब स्थापित हुए, कब उनकी स्थापना हुई, किसने स्थापना की, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1459 की बात की जाए या फिर एग्जैक्ट डेट की बात करूं मैं, तो एग्जैक्ट डेट जो है 1459 में मई, 13 मई, है ना। तो कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट डेट पता करने का पॉइंट ये रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस में क्या होता है, कभी कभी आपको जैसे मान लीजिए 1459 ही 2 ऑप्शंस में आ गया, एक में मई 1459 आ गया और एक में नवंबर 1459 आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो कभी कभी आप एग्जैक्ट डेट याद रख सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आपको ठीक है, आपकी मेमोरी आपको पता है किस तरह से आप याद रख सकते हैं, तो 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 13 मई की बात करते हैं सीधे सीधे। 13 मई 1459 किसने स्थापना की? राव जोधा। डन। और किसकी स्थापना की गई? जोधपुर की स्थापना की गई। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का स्थापना की गई, चिड़िया टूप पहाड़ी पर की गई। डन। इससे पहले भी एक और बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। 1113, ठीक है। अजय राज चौहान, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अजय राज चौहान ने किसकी स्थापना की? अजमेर, अजय मेरू भी जिसको कहा जाता है। देन फिर बात कर लेते हैं 1488 में राव बीकाजी, कहाँ की स्थापना हुई? बीकानेर की। ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं हम, ये रिवीजन मैं बता रहा हूँ आपको, एक जगह कंसोलिडेट करके बता रहा हूँ। आपने हर अलग अलग लेक्चर में एक एक चीज पढ़ी है, सारी चीज यहाँ कंसोलिडेट कर सकते हैं, मौका मिला है हमें, कर देते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ 1459 में हुआ, इसको आप 100 साल और आगे ले आइए, 1559 की बात कर लेते हैं अब हम। धूणी नामक स्थान पर उदयपुर की स्थापना की गई। डन। मेवाड़ में, मेवाड़ में उदयपुर की स्थापना की गई। उदयपुर आई, ठीक है। किसने की? राणा उदय सिंह ने। डन। उसके बाद कर लेते हैं अपन 18 नवंबर की बात कर लेते हैं। 18 नवंबर 1727, किसने? सवाई जयसिंह, मतलब जयसिंह द्वितीय, मतलब मिर्जा राजा जयसिंह के जो बेटे थे सवाई जयसिंह, इन्होंने क्या किया? जयपुर की स्थापना की। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें, जयपुर कछवाहा राजवंश में हमने पढ़ा, उदयपुर राणा शाखा मेवाड़ डायनेस्टी में हमने पढ़ा, बीकानेर अभी हम पढ़ ही रहे हैं, जोधपुर मारवाड़ डायनेस्टी में मैंने आपको पढ़ाया, अजमेर मैंने आपको चौहान डायनेस्टी में पढ़ाया। सारी चीजें हो गई और एक जगह कंसोलिडेट ये चीज हो गई।
देन पीडीएफ में नहीं मिलेगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं आपको अगर आगे पढ़ना हो तो। डन। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर राव बीका के बारे में पढ़ा, उन्होंने किस तरह करणी माता के मंदिर की स्थापना की, उन्होंने राव ऑफ पुंगल की बेटी से शादी की और किस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाया। बीका और नेरा जो जाट सरदार थे उनके साथ मिलकर 1465 में वो राजा बने और अंततोगत्वा 1488 में उन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की। उसके बाद हम आते हैं महान शासक राव लुनकर्ण जो 1505 में राजा बनते हैं और ये राव बीका के छोटे बेटे होते हैं। नागौर के जो राजा होते हैं मोहम्मद खान नागौर, आपको पता है नागौर कहाँ पर है? मैं बताता हूँ आपको। हम सारी व्यवस्था है अपने पास, नक्शे साथ लेके बैठे हैं हम, राजस्थान के नक्शे साथ लेके बैठे हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए, आप एक बार पोजीशन देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कहाँ पर है बीकानेर? बीकानेर कहाँ पर है? ये रहा बीकानेर। डन। और नागौर कहाँ पर है? ये रहा। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। बीकानेर में कौन शासन कर रहा है? राव बीका के बेटे राव लुनकर्ण, छोटे बेटे हैं ये। और नागौर में कौन था? मोहम्मद। और ये बीकानेर नागौर आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद यहाँ पे और भी जबरदस्त युद्ध होने वाला है, वो बात करेंगे हम। वो वाटरमेलन के लिए युद्ध हुआ, सिर्फ एक एक छोटे से मतीरे के लिए, वाटरमेलन जानते होंगे आप, सिर्फ एक मतीरे के लिए युद्ध हो गया किसी के बीच में, नागौर और बीकानेर के बीच में। आगे पढ़ेंगे, कर्ण सिंह जब आएंगे तब उस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी क्या बात करते हैं, अभी कौन सा युद्ध हो रहा है? अभी कौन है बीकानेर का शासक? लुनकर्ण जी हैं और नागौर के शासक जो है मोहम्मद, उनको हराया जाता है। मोहम्मद खान जो कि नागौर के राजा हैं। तो नागौर के बारे में देख लिया मैंने, बिल्कुल एडजेसेंट यहाँ पर बीकानेर है और यहाँ पर नागौर है और यहाँ पर क्या है? जोधपुर। जोधपुर से राव जोधा राज कर रहे थे, राव जोधा से बीका यहाँ आए, बीकानेर की स्थापना हुई, उनके बेटे हुए कौन? लुनकर्ण। और लुनकर्ण ने किसको हराया? नागौर के उनको हरा दिया। देन उसके बाद नारनौल 1526 में वो जो है वो उनकी डेथ हो जाती है बैटल ऑफ दोसी में, फाइटिंग विथ नवाब अबी मीरा ऑफ नारनौल। ठीक है, नारनौल के नवाब होते हैं अबी मीरा, उनके साथ युद्ध हो रहा होता है बैटल ऑफ दोसी। कब हो रहा होता है? 1526 में। 1526 इंपॉर्टेंट साल है, पानीपत की लड़ाई होती है। इधर तो यहाँ पर नारनौल के राजा और राव लुनकर्ण जो है वो लड़ रहे हैं। ठीक है, अभिमीरा और लुनकर्ण की लड़ाई हो रही है 1526 में, और लुनकर्ण जो है वो यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। देन और वहाँ क्या हो रहा है? दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के लिए, मुगल सल्तनत स्थापना के लिए वहाँ पे युद्ध हो रहा है, पानीपत के युद्ध हो रहे हैं। देन तो ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। मुगल सल्तनत नहीं, बाबर बाबर आए थे मुगल सल्तनत की स्थापना 1526। और फिर 1527 में आगे क्या होने वाला है वो तो सबको ही पता है। पीटू सूजा का नाम यहाँ पर आता है, महान कवि। बीकानेर के बारे में काफी चीजें यहाँ पर जानने को मिली है इनकी किताब राव जैतसिरो छंद में। और राव जैतसिरो छंद में इनको क्या कहा जाता है? ही डिस्क्राइब्ड हिम एज कर्ण ऑफ कलयुग। कलयुग का कर्ण। कर्ण कौन है? कर्ण दानवीर कर्ण, जो बहुत दान पुण्य का काम करते हैं। तो दान पुण्य का काम कैसे किया गया? दान पुण्य का काम कैसे किया गया? ये जो आप झील देख रहे हैं यहाँ पर, इस झील का नाम है लुनकरण झील। सॉल्ट वाटर लेक है, अब सॉल्ट वाटर हो गई, लेकिन पहले क्या पता फ्रेश वाटर लेक। उस टाइम पर 1505 की बात हो रही है, आज के 500 साल पुरानी बातें हम कर रहे हैं। तो तब फ्रेश वाटर फेमाइन रिलीफ के लिए या इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया? राव लुनकर्ण द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? झील का निर्माण कराया गया। कौन सी झील? लुनकर्ण झील। देन आगे चलते हैं, एक और किताब और बहुत इंपॉर्टेंट किताब, उसकी उनकी चैरिटी के बारे में बताया गया, जो भी वो दान पुण्य का काम करते थे। लेजेंडरी कर्ण जो है उनके साथ उनका कंपैरिजन किया गया, जो कि ऑलरेडी बीटू सूजा ने भी किया हुआ है। देन बीटू सूजा ने भी राव जैतसिरो छंद में क्या कहा है उनको? कर्ण ऑफ कलयुग, कलयुग के कर्ण कहा गया है। लेकिन एक और किताब है, कौन सी किताब है इंपॉर्टेंट? बीटू सूजा की जो राव जैतसिरो छंद है, इससे भी पुरानी एक किताब है, कर्म चंद्रवम शोक्त कीर्तम वर्णम। देन वापस बोलता हूँ, कर्म चंद्रवम शॉर्ट कीर्तन काव्यम, ये किताब का नाम है, जिसमें राव लुनकर्ण की जो चैरिटी काम जो करते थे, दान पुण्य का जो काम वो करते थे, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसका उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। देन आगे चलते हैं, तो ही ऑल्सो नोन टू हैव कंस्ट्रक्टेड लुनकरणसर झील।
लुनकानसर झील जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, रेगिस्तान में बीकानेर जैसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई रहता है, सूखा इतना ज़्यादा डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर क्या किया गया, लुनकानसर झील बनाएगी। तो कितनी बड़ी बात है ये वहाँ की। मतलब ये मानिए बीकानेर में कोई नदी ही नहीं है। बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है ना। और अगर बहती है तो आप बताएं मुझे। नहीं बहती है। देन तो उसके बाद उनके बाद यहाँ तक हमने पढ़ा, राव बीका के बारे में पढ़ा। उसके बाद लुनकर्ण आते हैं, और लुनकर्ण के बाद राव जैतसी जो हैं वो शासन पर बैठते हैं 1526 में। अमॉन्ग जैतसीज अचीवमेंट वाज हिज विक्ट्री ओवर कामरन। हुमायूं के भाई थे जिनका नाम था कामरन, और वो कौन थे, काबुल अफगानिस्तान के राजा थे। और राव जैतसी जो हैं वो वहां जाके युद्ध करते हैं और कामरन से जीतते हैं, हुमायूं के भाई से जीतते हैं। बीटू सूजा डिस्क्राइब दिस बैटल इन हिज वर्क राव जैतसिरो छंद। राव जैतसिरो छंद नामक किताब में बीटू सूजा ने जो है वो इस बैटल को, जो कि कामरान के साथ युद्ध हुआ था 1526 में, उसके बारे में चर्चा की गई है। ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मालदेव ऑन बीकानेर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, 1544 में आप देखेंगे कि एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है, गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा है मालदेव जो मारवाड़ के हैं, और यहाँ पर ये कौन है, शेर शाह सूरी। डन। ये हो रहा है 1544 में। उससे पहले मालदेव और बीकानेर के जैतसी के बीच में युद्ध होता है, और ये युद्ध कहलाता है साहेबा या पाहेबा का युद्ध। डन। 1541 में ये युद्ध हो रहा है। एक बार यहां पर अपन 1541 में, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर डायमेंशंस कैसे बन रहे हैं। जब मालदेव अटैक करता है जैतसी के ऊपर, जब जोधपुर जो है, मारवाड़ जो है वो बीकानेर के ऊपर अटैक कर रहा है, कब, 1541 में। तब जैतसी जो है वो शेर शाह सूरी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन उस टाइम शेर शाह सूरी जो है वो रिवर्ट नहीं कर पाए, वो मदद नहीं कर पाए उस टाइम। यहाँ पर ये करते हैं और जैतसी जो है वो हार जाते हैं। ये जो युद्ध होता है इनके बीच में, इन्हें साहेबा या पाहेबा की लड़ाई कही जाती है। उसके 3 साल बाद ही शेर शाह सूरी जो है वो मालदेव के ऊपर हमला करते हैं, और बड़ी मुश्किल से ये युद्ध जो है गिरी सुमेल का युद्ध कहलाता है, गिरी सुमेल का युद्ध। डन। और बड़ी मुश्किल से मालदेव को हराकर शेरशाह सूरी जीतते हैं। और फिर शेरशाह सूरी, ऑलरेडी मारवाड़ डायनेस्टी में पढ़ा चुका हूँ, है ना, उसमें मैंने बताया कि शेरशाह सूरी जो है वो ये युद्ध जीतने के बाद कह रहे हैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्योंकि मारवाड़ है शुष्क मरु प्रदेश है, यहाँ पे बाजरा ही ज्यादा होता है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। उस युद्ध के बारे में इन्होंने जीतने के बाद ये कहा। खैर कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मालदेव ऑन बीकानेर ही सेंट हिज मिनिस्टर नागराज टू शेरशाह आस्किंग फॉर हेल्प। वही वाली बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ये जो हेल्प यहाँ पर जैतसी भेज रहे हैं, राव जैतसी बीकानेर से दिल्ली तक ये हेल्प जा रही है, इसमें ये अपने मिनिस्टर नागराज को भेजते हैं। नागराज यहाँ जाते हैं और शेरशाह सूरी को कहते हैं कि जहाँ पर ना मदद कीजिए। तो शेरशाह सूरी जो है वो मदद के लिए उस टाइम जो है वो जब तक मदद पहुंच पाती उससे पहले क्या होता है, बिफोर द हेल्प कुड अराइव ही डाइड इन द बैटल ऑफ साहेबा या पाहेबा, जोधपुर 1541 एडी। तो एक युद्ध के बारे में यहाँ पर बात हुई, साहेबा या पाहेबा का युद्ध। इस युद्ध के बारे में मैंने आपको मारवाड़ डायनेस्टी में नहीं बताया था, वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि बीकानेर डायनेस्टी में हम ऑलरेडी इस युद्ध के बारे में पढ़ने वाले थे, और ये नागराज का जो कंसेप्ट है ये भी यहाँ पर आता। तो मारवाड़ डायनेस्टी में ना पढ़ाकर मैंने इसको मेवाड़ डायनेस्टी में लिया। वहां हमने कौन सा युद्ध पढ़ा था, वहां हमने डिटेल में गिरी सुमेल का युद्ध कवर किया था। गिरी सुमेल के युद्ध से 3 साल पहले 1541 में साहेबा या पाहेबा का युद्ध हुआ, जो मारवाड़, ये मारवाड़ के मालदेव और बीकानेर के राव जैतसी के बीच में हुआ। डन। तो यहाँ पर 1541 का एक युद्ध और 1544 का एक युद्ध, ये तो है गिरी सुमेल का युद्ध, और ये है साहेबा का युद्ध या पाहेबा का युद्ध। इसमें कौन जीतता है, इसमें मालदेव जीतता है। राव जैतसी को हराया मालदेव ने, राव जैतसी जो है वो हारे, मालदेव जीते, और फिर बाद में 1544 में मालदेव हारे और शेरशाह सूरी जीते। बीकानेर को हरा के तो जोधपुर जीतता है, और जोधपुर को हरा के फिर दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी जो है वो जीत जाते हैं। देन आगे चलते हैं। आगे है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल कब आते हैं, बीकानेर की गद्दी पर कब संभालते हैं, वो 1541 एडी में। देन
कल्याणमल है फॉर द बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध कब होता है, इंपॉर्टेंट, आपको ऑलरेडी ये यहाँ पर मेंशन ही है, कह रही है तो मेवाड़ डायनेस्टी में पढ़ा चुका। दो युद्ध हो रहे हैं लगातार, तीन मान लीजिए, ठीक है। पहला हो रहा है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, पानीपत का युद्ध 1526 में। उसके बाद 1527 में बाबर जीत, ये युद्ध कौन जीता है, बाबर जीत जाते हैं। देन बाबर आ गए दिल्ली में। अब दिल्ली से बाबर अटैक करते हैं 1527 की फरवरी में। फरवरी 1527 में बाबर अटैक अटैक करते हैं किस पर, सांगा, महाराणा सांगा पर। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, आ, बाबर जो है वो हार जाते हैं पहला युद्ध, बयाना का युद्ध। देन उसके बाद एक महीने बाद वो वापस मार्च में युद्ध होता है, मार्च 1527 में, सांगा वर्सेस बाबर। इस बार तुलुगुमा पद्धति थी, तलवारों से तोपें लड़ी थी। देन यहाँ पर सांगा के पास तलवारें थी, यहाँ पर बाबर के पास तोपें थी। सांगा ने पाती परवन परंपरा के तहत पूरे राजस्थान के सारे राजाओं को निमंत्रण भेजा कि आओ रणभूमि में और मेरा साथ दो और युद्ध करते हैं बाबर के साथ। उस युद्ध में बीकानेर से कौन आए थे, कल्याणमल। डन। और मैंने आपको मारवाड़ डायनेस्टी में पढ़ाया था कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की तरफ से कौन आया था, राव गंगा आए थे। राजा कौन थे, राव गंगा। और जो प्रिंस कौन थे, राव गंगा के बेटे राव मालदेव। तो मालदेव जो है वो तो आर्मी लेकर आए थे। सेनापति कौन थे, मालदेव। मालदेव लीडर थे उस सेना के। देन और मतलब हेड ऑफ मारवाड़ कौन था, वो थे राव गंगा। डन। तो बीकानेर से कौन है, कल्याणमल। मेवाड़ से कौन है, सांगा। दिल्ली से कौन है, बाबर। अ, बीकानेर से कौन है, राव कल्याणमल। और मारवाड़ से कौन है, गांगा और उनका बेटा मालदेव। तो ये जो पूरी कहानी थी ये 1527 के खानवा के युद्ध में हुई। Then Kalyanmal had fought in the Battle of Khanwa in 1527 under Sanga के साथ. In 1544 AD he fought against Maldev in the Battle of Giri Sumail from Shersha Suri side. अब यहाँ ये देखिए आप, मैंने सही डायग्राम बनाया था ये। एक बार वापस इस युद्ध को समझते हैं। 1541 में मालदेव अटैक कर रहे हैं जैतसी के ऊपर। जैतसी का स्वर्गवास होता है, वो हार जाते हैं ये युद्ध। नागराज को भेजते हैं शेषाशूरी के पास। मैं वापस ये डायग्राम बनाता हूँ, एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। जैसे मैंने आपको ये खानवा और ये चीज समझाई है ना मेवाड़ की, वैसे हम इसको क्लियर कर लेंगे अभी बिल्कुल। ये कर्मा वाली बात है, ये यहाँ पे जो चीजें प्रूव होगी ना, ये अभी आप देखेंगे किस तरह से चीजें वापस घूमकर आपके पास ही आती है। आपका किया वापस आपके पास आता है, कैसे हो रहा है ये देखिए आप। यहाँ पर कौन है, ये तो है बीकानेर। देन बीकानेर, बीकानेर के राजा कौन है, जैतसी। यहाँ पर कौन है, ये कौन सा है, मारवाड़। मारवाड़ के राजा कौन है, मालदेव। मालदेव। यहाँ कौन है, ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली में कौन है, शेर शाह सूरी, ट्रिपल एस। मालदेव ने यहाँ आक्रमण किया। कौन सा युद्ध हुआ, साहिबा का युद्ध। कब हुआ, 1541 में। डन। साहिबा पाहिबा के युद्ध में जैतसी को हराया जाता है। जैतसी ने शेरशाह सूरी से मदद मांगी गई, अपने मिनिस्टर नागराज को यहाँ पर भेजा। जब तक शेरशाह सूरी यहाँ तक पहुंच पाते तब तक मालदेव ने जैतसी का को मार दिया, जैतसी का मर्डर कर दिया। डन। और जैतसी और ये युद्ध जो है पाहिबा का युद्ध कौन जीत जाता है, मालदेव जीत जाता है। ये जीतने के बाद शेरशाह सूरी जो है अब यहाँ पर युद्ध कर रहा है। कब, 1544 में। ये कौन सा युद्ध है, ये है गिरी सुमेल का युद्ध। देन तो राव जैतसी के बाद जो राजा आते हैं, कौन से राजा आ रहे हैं राव जैतसी के बाद, ये देखिए। राव जैतसी के बाद जो कल्याणमल आ रहे हैं वो पहले तो 1527 में किन के साथ लड़ रहे हैं, शांगा के साथ। देन और फिर बाद में उधर यहाँ पर मालदेव भी लड़े थे इसी इसी युद्ध में। और उसी के बाद में 1544 में जब मालदेव और शेरशाह सूरी का युद्ध हो रहा होता है गिरी सुमेल का, तो उसी गिरी सुमेल के युद्ध में ये देखिए यहाँ से ये वापस 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। यहाँ से कौन आते हैं शेरशाह सूरी के साइड में, ये जो बीकानेर के जैतसी के बाद कल्याणमल बने, कल्याणमल, ये शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ते हुए मालदेव के साथ युद्ध करते हैं और मालदेव को हराते हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर, यहाँ अटैक हुआ, ये हारते हैं पहली बार, लेकिन बाद में हमेशा हार हमेशा थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए आपने पिछली बार आपने आरएस दिया, प्री क्लियर नहीं हो पाया या मेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि इस बार भी नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल होगा।
तो बात वही है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। यहाँ मालदीव जीते थे 1541 में और 1544 में मालदीव हारते हैं। देन आप जब एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जाएंगे ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप यही देखेंगे कि आप चाहे एसडीएम बन जाए, चाहे आप एडीएम बन जाए, चाहे आप डीएम बन जाए, आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई रहेगा। तो यहाँ से यही वाली बात है कि जैतसी को हराकर मालदीव ऊपर होते हैं, और मालदीव के ऊपर कौन? शेषासुर। आप अगर एलडीसी बनते हैं तो भी आपसे ऊपर कोई ना कोई है। आप अगर एसडीएम बनते हैं तो आपसे ऊपर एडीएम है। आप अगर कलेक्टर बनते हैं तो कलेक्टर के ऊपर भी कौन है? मंत्री हैं, सीएम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, है ना। तो सबके ऊपर कोई ना कोई रहता है। तो ये साइकिल है, ये चलता रहता है। खैर, तो यहाँ राव कल्याणमल के बारे में हमने पढ़ा। 1541 में ये इन्होंने बीकानेर का राजपाट संभाला। 1527 में, उससे पहले ये सांगा के साथ पाती पर्वन परंपरा के तहत खानवा के युद्ध में 1527 मार्च में ये दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का। इससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था। 1544 में ग्रीस उमेल के युद्ध में ये शेरशाह सूरी के साइड से लड़े मालदेव के अगेंस्ट में, और मालदेव की हार हुई। यहाँ पर आगे चलते हैं। ही कनकर्ड द फोर्ट ऑफ भटनेर। भटनेर का जो दुर्ग है उसको इन्होंने जीता। और ये अकबर के नागौर दरबार, कब हुआ था अकबर का नागौर दरबार, जरा बताना। पढ़ाया मैंने अभी लास्ट लेक्चर में, मारवाड़ डायनेस्टी में, जब कौन गए थे अकबर के नागौर दरबार में और फिर वहां से वापस आए थे। पढ़ाया मैंने पूरा। 1570 में हुआ था नागौर दरबार। इससे पहले 1562 में आमिर की जो हरका बाई है उनका विवाह हुआ था किसके साथ? अकबर के साथ। और 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आप एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करते हुए आप पकड़ के चलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चीजें लिंक्ड हैं अच्छे से। Then, और 1576 में ये हुआ था। तो 1574 में क्या हुआ था? 1574 में बीकानेर के राय सिंह राजा बने थे। अभी आ जाएंगे बात, मैंने पढ़ाया हुआ है। ही कनकर्ड द फोर्ट ऑफ भटनेर। भटनेर का इन्होंने जो किला है वो जीता। अब भटनेर के किले के बारे में हम जो किले पढ़ रहे हैं उन वहां पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा वो पूरा एक फोर्ट्स का होगा, जिसमें हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग और आमेर और जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फोर्ट है वो सारे पढ़ेंगे, और फोर्ट ऑफ भटनेर को भी उसमें लेंगे। इंपॉर्टेंट दुर्ग है राजस्थान का। भाटियों का दुर्ग है, ये भाटियों ने बनाया था इसलिए इसे भटनेर कहते हैं। वेंट टू अकबर्स नागौर दरबार, जो कब हुआ? 1570 में हुआ। और वहां पर अ, अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली जाती है अकबर की, किसके द्वारा? कल्याणमल के द्वारा। तो ये चीज यहाँ पर हुई। भारमल ने भी आमेर के 1562 में जो वो स्वीकार कर ली थी। यहाँ पर 1570 के नागौर दरबार में किसने स्वीकार की? कल्याणमल ने। He was the first राठौड़ रूल किंग टू एक्सेप्ट द मुगल सबॉर्डिनेशन। ये पहले राठौड़ राजा थे जिन्होंने मुगल सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट किया। जबकि जो हमारे महान शासक जिनके बारे में मैंने पढ़ाया था अभी मारवाड़ डायनेस्टी में, चंद्रसेन जी, वो तो बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह आए, उन्होंने एक्सेप्ट की। ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह आए थे, उन्होंने मुगल सल्तनत को एक्सेप्ट किया, ओवर लॉर्डशिप वहां पर एक्सेप्ट की। तो ये पहले राठौड़ शासक थे जिन्होंने मुगल सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट किया। कल्याणमल के दो बेटे थे, एक थे राजा एक थे राय सिंह, और दूसरे कौन थे? पृथ्वीराज। अब हम राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 1574 की बात की ना मैंने, ये 1574 में राजा कौन बने थे? वो कौन बने? राय सिंह बने। अभी क्या चल रहा है? अभी 1570 चल रहा है। 1570 में क्या हुआ कि कल्याणमल ने अकबर के नागौर दरबार में जाके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये 1570 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि ही वाज द फर्स्ट राठौड़ किंग टू एक्सेप्ट द मुगल सबॉर्डिनेशन। ये डन हो गई पॉइंट। अब यहाँ पर जो कल्याणमल है उनके दो पुत्र हुए, राय सिंह बड़े बेटे का नाम, और छोटे बेटे का नाम पृथ्वीराज। डन। तो कल्याणमल, डन। इनके दो पुत्र, पहले राय सिंह। राय सिंह का जन्म जो है वो हुआ, डन। और दूसरे हैं पृथ्वीराज। दो पुत्र होते हैं। राय सिंह जो है वो बड़े पुत्र हैं। 1541 में इनका जन्म होता है, या और प्रिसाइसली बात की जाए तो 20 जुलाई 1541 में इनका जन्म होता है। छोटे बेटे जो होते हैं पृथ्वीराज राठौड़, ये एक महान कवि हुए। जो राय सिंह ने तो ये कल्याणमल के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने बीकानेर का साम्राज्य संभाला, और 1572 में इनको जोधपुर का भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडिशनल चार्ज इनको मिलता है। पृथ्वीराज जो है वो अकबर के दरबार में चले जाते हैं, और नवरत्नों में से एक, अकबर के जो नवरत्न होते हैं उनमें से एक बनते हैं। एक महान कवि होते हैं, और आप देखेंगे कि एक किताब है बेली कृष्ण रुक्मणीरी, उस किताब की रचना भी कौन करते हैं? पृथ्वीराज करते हैं। देन आगे चलते हैं।
In 1572 राय सिंह वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर। एडिशनल चार्ज मिल गया। अपनी ऑफिशियल भाषा में बात करें गवर्नमेंट ऑफिस वाली, तो एडिशनल चार्ज किसको दिया गया? राय सिंह को। क्यों? क्योंकि राय सिंह जो थे वो अकबर के और अकबर के जो बेटे थे जहांगीर उनके बहुत प्रिय हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि वो बहुत सही से चीजें संभाल सकते हैं। तो राय सिंह को जो है वो बीकानेर के राजा तो थे ही ये, साथ में इनको जोधपुर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया जब चंद्रसेन जो थे वो जोधपुर में उपस्थित नहीं थे। राव चंद्रसेन जब वो सिवाना दुर्ग में आसपास के इलाकों में घूम रहे थे। ही वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बेली कृष्ण रुक्मणीरी। ये एक किताब है और इस किताब की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज। डन। आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं राव राय सिंह 1574। इनका जन्म होता है 20 जुलाई 1541 में, और 1574 में ये क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। राय सिंह वाज ज्वाइंड द मुगल आर्मी एट द टाइम ऑफ अकबर्स नागौर दरबार 1570 ही वो समय था जब अकबर का नागौर दरबार लगता है। और अकबर के नागौर दरबार में क्या होता है? कल्याणमल जो होते हैं, राव राय सिंह के जो पिताजी होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उसकी ओवर लॉर्डशिप स्वीकार कर लेते हैं, और राय सिंह जो है वो मुगल आर्मी में शामिल हो जाता है। अब राय सिंह जो थे वो अकबर के और जहांगीर के इतने घनिष्ठ कैसे हुए कि उनको जोधपुर का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया? वो इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने गुजरात और कांधार के जो कैंपेन्स थे उनमें बहुत अच्छी शूरवीरता दिखाई थी। उन्होंने अपना मेटल जो है वो प्रूव किया था। ही वॉज अपॉइंटेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जोधपुर। इसी वजह से 1572 में जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर जो है वो डिक्लेयर किया गया। Then, अब आते हैं 1574 में। 1574 में जब वो राजा बनते हैं बीकानेर के, तो उनको महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती है। महाराजाधिराज। राज सिंह बिल्ड द फोर्ट ऑफ जूनागढ़। बीकानेर में ये जो आपको किला दिख रहा है लाल पत्थरों से निर्मित, ये जो किला है, ये किसने बनाया था? ये राय सिंह जी ने बनाया था। देन एंड एट द गेट्स ऑफ द फोर्ट। और आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि जब 1574 की बात हो रही है, डन, उससे पहले जयमल और फत्ता, ये कब की बात है? ये बात है 1568। डन। 1568 में अकबर ने आक्रमण किया था उदयपुर में। उदय सिंह वहां पे थे, और उदय सिंह जो है वो उदयपुर से दूर चले गए थे, गोगुंदा चले गए थे, लेकिन अपना राजपाट किसको, मतलब लड़ाई की जो जिम्मेदारी थी वो किसको दे गए थे? जयमल राठौड़ और फत्ता। जयमल और फत्ता को वो जो है अपना उदयपुर सौंप के गए थे, और उन्होंने इतनी अच्छी से वो लड़ाई लड़ी थी और वीरगति को प्राप्त हुए थे कि जो गेट है जूनागढ़ के, वहां पर जयमल राठौड़ और फत्ता राठौड़ की गजारूढ़ मूर्तियां जो है वो वहां पर लगाई गई थी। गजारूढ़ मतलब जहां पर एलिफेंट के ऊपर जो है वो दो मूर्तियां हैं। आप देखेंगे कि राय सिंह का जो जूनागढ़ फोर्ट है उसके बाहर गेट के पास जो है वो दो मूर्तियां लगी हुई है, और उन मूर्तियों पर एक पे जयमल बैठे हुए हैं और एक पर में फत्ता बैठे हुए हैं। दोनों ने ही क्या किया था? केसरिया किया था। देन कब किया था केसरिया? 1568 के युद्ध में। अभी जो 1568 का जो युद्ध है ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। मेवाड़ डायनेस्टी में अकबर ने आक्रमण किया था, उदय सिंह वगैरह सारी चीजें, जयमल राठौड़ जो है वो केसरिया किया गया था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जूनागढ़ फोर्ट जो है वो किसने बनाया? ये एक क्वेश्चन आ सकता है। जो जूनागढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है, और वो राव राय सिंह ने बनाया था। कब बनाया था? 1589 में। 1589 में नींव रखी गई थी और वो बन के 1594, 5 साल लगे थे, 5 साल में वो बन के, 5-6 साल में वो बन के तैयार हुआ। इसके अलावा जब और एडिशनल कुछ मैं आपको एक बार ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। स्टैच्यू इंस्टॉल्ड द स्टैच्यूज ऑफ जयमल राठौड़ एंड फत्ता सिसोदिया, द डिफेंडर्स ऑफ द चित्तौड़ फोर्ट एट द टाइम ऑफ अकबर्स अटैक इन 1567-1568 AD। देन फूल कवर जो है वो उन्होंने जौहर किया था। फत्ता सिसोदिया, जयमल और फत्ता जो है वो उन्होंने केसरिया किया था। 1568 का जो क्या हुआ था? साका हुआ था। चित्तौड़ में कितने साके हुए हैं? 3। पहला 1303 में, दूसरा 1534 में, और तीसरा 1568 में। देन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रावल रतन सिंह के साथ युद्ध हुआ, और रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ उन्होंने साका किया, जौहर किया। देन 1534 में क्या हुआ?
हाड़ी रानी कर्मावती थी यहाँ पर। विक्रमादित्य जो थे वो राजा थे, और आक्रमण किसने किया था? गुजरात के शासक ने आक्रमण किया था, बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। 1568 में अकबर ने आक्रमण किया। उदय सिंह जो है वो गोगुंदा चले गए, और जयमल और फत्ता जो है वो यहाँ पर लड़े। और ये आप जूनागढ़ का एंट्रेंस देख पा रहे हैं। जूनागढ़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फोर्ट वाला जो चैप्टर मैंने तैयार किया हुआ है उसमें मैं आपको इन डिटेल सारे गढ़, सारे किलों के बारे में राजस्थान के बताऊंगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि जूनागढ़ फोर्ट जो है वो राव राय सिंह ने बनाया गया। 1589 से लेकर 94 तक वो फोर्ट बनाया गया। ये फोर्ट बीकानेर में स्थित है, और इसके एंट्रेंस पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। ही ऑल्सो इंस्टॉल्ड ए यूलॉजी, प्रशस्ति जिसे कहते हैं, राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है। ये राय सिंह प्रशस्ति है, और ये कहां पर लगी हुई है? जूनागढ़ फोर्ट में लगी हुई है। एक बार इनके क्या है, इनके राज्य में क्या आया था, बहुत अकाल पड़ा था, सिवियर फैमाइन पड़ा था, सूखा पड़ा था, और उन्होंने अकाल राहत कार्य के लिए क्या किया था, बहुत सारी मनी जो है वो स्पेंड की थी उन्होंने। जो है सदाव्रत चलाए थे। सदाव्रत क्या होते हैं कि सदाव्रत मतलब फ्री में खाना वगैरह बटाना, सुबह शाम दोपहर कभी भी आके आप वहां पर खाना फ्री में खा सकते हैं। तो ये चीज वहां पर हुई, और इस वजह से क्या हुआ, इनको मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्होंने क्या कहा, कर्ण ऑफ राजपूताना, क्योंकि ये दान पुण्य का काम यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ था, तो इनको क्या कहा गया मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, कर्ण ऑफ राजपूताना। अब राय सिंह के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा जो आरबीएससी बोर्ड की किताबों में नहीं दी हुई। क्या इंफॉर्मेशन है, जैसे अब ये मुंशी देवी प्रसाद जो है, इन्होंने ऐसे थोड़ी है कि भाई ऐसे ही कर्ण ऑफ राजपूताना कह दिया गया। क्या होता है कि हर चीज का एक रेफरेंस होता है। मुंशी देवी प्रसाद महान लेखक हुए, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेकर ही उनको कर्ण ऑफ राजपूताना कहा। तो रेफरेंस था कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम, ये किताब मैंने आपको पहले ही बताई है। इस किताब में राव राय सिंह को क्या कहा गया था, कर्ण ऑफ राजपूताना कहा गया था, तथा राव राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई थी, राजेंद्र की उपाधि दी गई थी। तो इस किताब में से देखकर भी और इनके कामों को पढ़ने के बाद ही मुंशी देवी प्रसाद ने भी उनको कर्ण ऑफ राजपूताना कहा गया। डन हो गई बात, ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे सकता हूँ। हाँ, 1605 में क्या हुआ, 1605 अभी तक तो यहाँ 1605 से पहले तो कौन थे, अकबर थे। अकबर के ये प्रिय थे, इन्होंने जोधपुर दे दिया, बीकानेर वगैरह सारी चीजें। लेकिन जैसे जहांगीर राजा बनते हैं और जहांगीर देखते हैं कि भाई राव राय सिंह जो है वो जोधपुर भी संभाल रहे हैं, बीकानेर भी संभाल रहे हैं, साथ में गुजरात कैंपेन कर रहे हैं, कांधार कैंपेन कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है, ठीक है, वहां से भी विजय होके आ रहे हैं, शूरवीरता दिखाने वहां पे। तो इन्होंने इनको क्या दे दिया, 5000 जात और 5000 सवार का मनसब इनको दे दिया गया 1605 में। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। और जब भी राजस्थान में मुगल हितों की रक्षा करनी थी तब इनको याद किया जाता था, उन्होंने बखूबी यहाँ पर काम किया। उसके बाद ये एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, राय सिंह प्रशस्ति तो यहाँ पर है ही, राय सिंह प्रशस्ति तो है ही, प्रशस्ति लिखवाई इन्होंने, किले के भीतर ये लिखी गई। इसके अलावा वो उन्होंने क्या क्या लिखा, राय सिंह महोत्सव उन्होंने किताब लिखी, वैदक वंशावली लिखी, ज्योतिष रत्नमाला उन्होंने किताब लिखी, और बाल बोधनी नामक एक किताब उन्होंने लिखी। तो वो एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे। डन। और बस फिर यही है, राय सिंह जो है वो बुरहानपुर एक जगह है दक्षिण भारत में, ये इंडिया है, यहाँ कहीं बुरहानपुर है, बुरहानपुर में इनकी मृत्यु होती है। 1605 में तो इनको मनसब दिया जाता है, 1612 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजपूताने का कर्ण, जिनको मुंशी देवी प्रसाद द्वारा राजपूताना का कर्ण कहा गया, जिन्होंने जूनागढ़ जैसे फोर्ट की स्थापना की, उनका देहांत जो है वो 1612 में बुरहानपुर नामक स्थान पर होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट है कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह 1631 में जो है वो राजपाट संभालते हैं। कर्ण सिंह प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शाहजहां कैंपेन्स ऑफ साउथर्न इंडिया। अभी तक क्या होता है, इनसे पहले कौन कौन थे, अकबर थे और जहांगीर थे। अब कौन आ गया पिक्चर में, मुगल डायनेस्टी में शाहजहां। और शायद शाहजहां के जो साउथ इंडिया के कैंपेन्स थे, जो यहाँ के जो कैंपेन्स थे पेनिनसुलर इंडिया, साउथ इंडिया के, उनमें कर्ण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ही फॉट ए वॉर और बॉर्डर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग जाखनियाज विलेज अगेंस्ट अमर सिंह। ये इंपॉर्टेंट चीज। 1544 में क्या होता है, 1544 में क्या हुआ, मारवाड़ से रिलेटेड या कुछ भी कहो, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध होता है।
देन गिरी सुमेल का युद्ध होता है। इससे 100 साल पीछे और आ जाओ, 100 साल आगे आ जाओ, 1644 में एक युद्ध लड़ा जाता है। जैसे ये है बीकानेर और ये है नागौर। है, मैं आपको मैप में समझाता हूँ ये अच्छे से, मैप में आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। जो हमने राजस्थान का मैप यहाँ पर लिया हुआ है, आप मैप देखिए एक बार। ये है राजस्थान का मैप। डन। इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है। ये है बीकानेर। डन। ये एरिया है बीकानेर। ये है नागौर। नागौर में राजा कौन है? अमर सिंह। बीकानेर में राजा कौन है? राव कर्ण सिंह। डन। यहां पर ये बीकानेर और नागौर की बाउंड्री है। 1544 में क्या होता है? 1544 में मालदेव के ऊपर शेरशाह सूरी युद्ध करते हैं। ये मैं आपको 1544 बार बार क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको 1644 याद रहे। 1544 के 100 साल बाद बीकानेर और नागौर के बीच में युद्ध होता है। यहाँ नागौर के किसान ने एक वाटरमेलन, जिसे मतीरा कहा जाता है, मतीरे की बेल उगाई जाती है और वो जो है वो बीकानेर के अंदर जाके और यहाँ पर मतीरा हो जाता है। देन ये बीकानेर और नागौर की बाउंड्री है। यहाँ पर एक बेल उगाएगी और बेल जाते 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 यहाँ पर जाके यहाँ मतीरा लग गया। अब जो यहाँ का जो किसान होता है नागौर का, वो ये मतीरा तोड़ लेता है। और इधर का जो खेत होता है यहाँ का, जो जो खेत बीकानेर में आता है, दो खेत है। एक खेत है नागौर में पड़ रहा है और किसान पास वाला खेत जो है वो बीकानेर में पड़ रहा है। तो बीकानेर वाला किसान बोलता है कि ये जो मतीरा है ये मेरा है क्योंकि ये मेरे खेत में है। नागौर वाला किसान बोलता है कि नहीं भाई, ये जो मतीरा है ये मेरा है क्योंकि ये जो बेल, जिस बेल में लगा हुआ है वो बेल मेरे खेत की है। तो इस चीज के ऊपर एक झगड़ा हो जाता है, एक वाद हो जाता है, जिस वाद को कहा जाता है मतीरे। राजस्थान की जो राजस्थानी लैंग्वेज है उसमें हम झगड़े को या कोई भी ऐसी छोटी मोटी डिस्प्यूट होती है उसको राड कहते हैं। राड, RAAD। तो इस युद्ध को कहा गया मतीरेरी राड। की को हम राजस्थानी भाषा में री बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम होता है मतीरेरी राड। डन। और ये मतीरेरी राड जो है वो किस किस के बीच में होती है? नागौर के राजा अमर सिंह और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच में ये होती है, जिसे कहा जाता है मतीरेरी राड। जाखनिया विलेज की बात होती है। ये वो जो किसान होता है नागौर वाला, वो भी अपनी सेना को कांटेक्ट करता है और जो बीकानेर वाला किसान होता है वो भी अपनी सेना को कांटेक्ट करता है। सेना जो है वो राजा को बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है और राजा अपनी सेना को आदेश देता है कि युद्ध किया जाए, मतीरे के लिए राड की जाए। ये कब की बात है? 1644 की ये बात। अब ये जो यहाँ पर युद्ध हुआ, ये देखिए आप, सिर्फ एक वाटरमेलन के लिए, सिर्फ एक मतीरे के लिए, जो मतीरेरी राड हुई या मतीरे की राड हुई, इसके लिए बीकानेर के हजारों सिपाही और यहाँ पर नागौर के हजारों सिपाही जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। और अंततः कौन जीता? जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह की विजय होती है। मुझे बताओ जांगलधर बादशाह कौन है? ये है या ये है? जांगल प्रदेश बीकानेर के प्रदेश को कहा जाता है और जांगलधर बादशाह किन्हें कहा जाता है? राव कर्ण सिंह को। जांगलधर बादशाह जो है वो एक विशेष किताब है। उस किताब में किताब का नाम है शुक्र प्रशस्ति, शुक्र सप्तशती, सॉरी, शुक्र सप्तशती में राव कर्ण सिंह को क्या कहा गया है? जांगलधर बादशाह कहा गया है। जांगलधर बादशाह जो है 1644 में हुई इस लड़ाई, जो कि मतीरेरी राड हुई। किसके बीच में हुई? राव कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच में हुई। नागौर के, बीकानेर के राव राय सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच में हुई। इसमें विजय प्राप्त करते हैं राव कर्ण सिंह। और एक किताब है जिसका नाम है छत्रपति रासो। क्या नाम है? छत्रपति रासो। इस किताब में हमें इस लड़ाई का शब्द से वर्णन मिलता है कि कब कब क्या क्या हुआ। वो सारी चीजें छत्रपति रासो में लिखी हुई है। और वो किसने लिखी? छत्रपति रासो लिखी गई काशी छागड़ी। तो ये क्या होता है, कभी कभी आरपीएससी ये लिटरेचर वाली जो किताबें हैं, जितनी भी लिटरेचर वर्क्स हैं, चाहे वो वीर विनोद हो, राव जयसिरो छंद हो। राव जयसिरो छंद किसने लिखा? वीटू सूजा ने लिखा। छत्रपति रासो किसने लिखी? काशी छागड़ी ने लिखी। बेली कृष्ण रुक्मणी री किसने लिखी? पृथ्वीराज ने लिखी। पृथ्वीराज का संबंध कौन सी डायनेस्टी से था? बीकानेर डायनेस्टी से था। तो ये सारी चीजें आरपीएससी पूछती है। तो मैं जो भी है इन बिटवीन आपको बताता रहता हूँ छोटे छोटे फैक्ट्स। ये आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो कि पीडीएफ में आपको नहीं मिल पाएंगे। ये एडिशनल चीजें हैं, ये आरबीएससी बोर्ड की किताबों में भी नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग बुक्स से, जहां से भी मैंने अब तक पढ़ा हुआ है, 7-8 बुक्स जो मैंने
मोटी मोटी पढ़ी है, रेफरेंस बुक्स जैसे अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और किताब आती है रीमा हुजा की, बहुत ही मोटी बुक आती है, शायद मेरे हिसाब से 1200 या 1300 पेजेस की बुक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान को लेकर। उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा दी हुई है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो किताब, लेकिन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान उसमें बहुत अच्छे से दी हुई है। रीमा हुजा की हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, कभी मौका मिले मेंस के बाद या इंटरव्यू के बाद तो आप रीमा हुजा की वो जो बुक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान वो पढ़िए जरूर। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान तो है ही इंपॉर्टेंट, कर्नल जेम्स टॉड की, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो छत्रपति राठौर किसने लिखी? काशी छागड़े ने लिखी। अब इसके बाद ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन, जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ मुगल थ्रोन के लिए औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह, शाहजहां के बेटे वगैरह, इन सब के बीच में, तो कर्ण सिंह जो थे वो स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्होंने देखा कि औरंगजेब जो है वो जीत रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे पद्म सिंह को कहाँ भेज दिया? औरंगजेब के पास भेज दिया। पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की मदद करने के लिए भेज दिया। और उसके बाद जब औरंगजेब जो है वो राजा बने तो कर्ण सिंह ने भी औरंगजेब के कोर्ट में वहां पर ज्वाइन किया। चिंतामणि भट्ट ने किताब लिखी जिसका नाम था शुक्र सप्तशती। शुक्र सप्तशती में राय सिंह को क्या कहा गया है? जांगलधर बादशाह, एम्परर ऑफ जांगल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, चिंतामन भट्ट शुक्र सप्तशती। इससे पहले मैंने कौन सी बुक के बारे में बताया था आपको? छत्रपति राठौर काशी छागड़ी द्वारा लिखी गई थी। देन तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर इस पर। यहाँ पर जो मतीर राडवी में बता ही दिया पहले, राय सिंह जो कर्ण सिंह है वो यहाँ पर जीते और अमर सिंह जो है नागौर के वो यहाँ पर हारे। उसके बाद औरंगजेब की सहायता के लिए किसको भेजा? कर्ण सिंह ने अपने दोनों बेटे केसरी सिंह, छोटे बेटे केसरी सिंह और बड़े बेटे पद्म सिंह को। उसके बाद खुद ने भी अकबर औरंगजेब का कोर्ट ज्वाइन कर लिया। और चिंतामणि भट्ट जो है उन्होंने लिखी शुक्र सप्तशती, और शुक्र सप्तशती में चिंतामणि भट्ट ने कहा कि राव कर्ण सिंह जो है वो उन्हें जांगलधर बादशाह कहा जाता है, क्योंकि वो जांगल प्रदेश कौन सा आता है? बीकानेर एवं उसके आसपास का जो एरिया है उसे जांगल प्रदेश कहा जाता है, और वो जांगल प्रदेश के राजा हैं, तो उन्हें क्या कहा गया? जांगलधर बादशाह कहा गया। कर्ण सिंह इज क्रेडिटेड टू हैव कंपोज साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम जो है वो किसने लिखी? कर्ण सिंह ने लिखी। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें पूछ ली जाती है कि साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखी, तो वो कर्ण सिंह ने लिखी। किताबें जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ये पूछी जाती है, तो आप इसको ऐसे यहाँ से याद रखिए। साहित्य कल्पद्रुम के से आ रहा है तो कर्ण सिंह है इसका आंसर, ठीक है। इसके अलावा कर्ण भूषण भी किसने लिखी? राव कर्ण सिंह ने लिखी। ये इंपॉर्टेंट किताब है। कर्ण भूषण किसने लिखी? राव कर्ण सिंह ने लिखी। साहित्य कल्पद्रुम किसने लिखी? राव कर्ण सिंह ने लिखी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी महान ऐसे राजा थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, औरंगजेब के साथ रहे, सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद अमर सिंह के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा, नागौर में मतीर राडवी, वो भी ये जीते। लेकिन उसके अलावा ये एक महान स्कॉलर भी थे। इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम और कर्ण भूषण जैसी जो किताबें हैं वो इनके काल में लिखी गई। कंपोज साहित्य कल्पद्रुम और कर्णभूषण। अब कर्णभूषण किसने लिखी थी? कर्णभूषण कर्ण ने नहीं लिखी थी, कर्ण सिंह ने लिखी थी, इनके काल में लिखी गई थी किसी कवि द्वारा। तो ये किसने लिखी थी? गंगा नंद मैथिली। गंगानंद मैथिली ने क्या लिखी? कर्णभूषण। गंगानंद मैथिली कंपोज्ड कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। है देखिए, जो मैंने आपको फैक्ट वहां बताया वही फैक्ट यहाँ आ गया। कर्णभूषण जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? गंगानंद मैथिली द्वारा। तो ये आप याद कर सकते हैं, आरबीएसई बोर्ड की बुक में भी ये है कि कर्ण सिंह ने लिखी साहित्य कल्पद्रुम, और कर्णभूषण जो है वो गंगानंद मैथिली और ने लिखी। गंगानंद मैथिली ने क्या लिखी? कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर बीकानेर डायनेस्टी जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। मेन जो किंग्स थे वो हमने यहाँ पर सारे पढ़ लिए हैं। टोटल हमारे काफ़ी लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। 7 लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर हम 8 लेक्चर लेंगे वो भरतपुर जो है, भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो जाट डायनेस्टी वहाँ पर हुई, उनके मेन इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में, और जो महल उन्होंने, डीक के जो जल महल हैं, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर भरतपुर का जो किला है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं मैं आपसे समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये राजस्थान का मैप है और
फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने, आप अगर नहीं पढ़ा है आपने तो पढ़िए और रिवीजन कीजिए, उसका इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, है ना। ये जो इनिशियल चैप्टर्स हो रहे हैं ना, यही फाउंडेशन है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरे राजस्थान के बारे में, जो एंशिएंट नेम्स थे उनके बारे में बताया। सेकंड लेक्चर में मैंने मेवाड़ के जो रावल थे उनके बारे में पढ़ाया आपको। थर्ड लेक्चर में मैंने राणा शाखा के बारे में पढ़ाया, जो मेवाड़ की राणा शाखा थी। फोर्थ लेक्चर में चौहान डायनेस्टी के बारे में हमने यहाँ से ये चीज़ें कवर की। फिफ्थ लेक्चर में हमने कछवाहा डायनेस्टी की बात हुई, कछवाहा डायनेस्टी कवर की, ठीक है। और चौहान डायनेस्टी में हमने अजमेर तो पढ़ा ही, साथ में सवाई माधोपुर का रणथंबोर भी पढ़ा, और यहाँ पर जालौर और बाड़मेर भी, शीतल देव और कानड़ देव हमने पढ़ा। कानड़ देव प्रबंध नाम की भी एक किताब है, कानड़ देव के ऊपर लिखी हुई है जालौर के। तो कानड़ देव प्रबंध किसने लिखी? पद्मनाभ ने लिखी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कानड़ दे प्रबंध, केडीपी, कानड़ दे प्रबंध किसने लिखी? कानड़ दे प्रबंध लिखी गई पद्मनाभ द्वारा। ये मैं उस टाइम उस लेक्चर में फैक्ट्स नहीं बता पाया, लेकिन आगे मैं काम करूंगा, ये बुक्स का एक अलग से चैप्टर ले लूंगा, जिसमें सारी जितनी भी राजस्थान की इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनके कवि हैं और किस काल में ये लिखी गई, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कवर करा दूंगा। इसके बाद जो लेक्चर आया, 6 लेक्चर जो था वो हमने जोधपुर मारवाड़ डायनेस्टी के पढ़ा, और 7th लेक्चर जो आज हमने कंप्लीट किया है वो जागर प्रदेश बीकानेर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको कराऊंगा वो भरतपुर के जो राजा हुए, जाट डायनेस्टी हुई, राजा राम हुए, चाहे सूरजमल हुए, चाहे जिन्होंने डीक के जल महल बनवाए, सूरजमल, और इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने राजस्थान के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट राजा थे वो हम कवर धीरे धीरे करते जा रहे हैं। उसके बाद हम किलों के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, डांस, पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर, सब चीज कंप्लीट होंगी, अच्छे से कंप्लीट होगी। रिवीजन आपको यहाँ पर करते हुए चलना है, लेक्चर को 2 बार 3 बार 2x की स्पीड में आप जितना इसको देख सकते हैं उतना आप देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।